हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिंदी का प्रैक्टिस सेट 20। यहाँ पर एमसीक्यूज़ होने वाले हैं। आप सभी अपना अपना स्कोर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महान का विलोम शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी शूद्र होता है यहाँ पर महान का विलोम शब्द। कंचन का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों कुंदन भी जो है इसी का होता है। इसके अलावा सोना, ये सब भी किसके होते हैं? कंचन के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे चलते हैं। पवित्र का सही संधि विच्छेद है, तो देखिए दोस्तों ये जो पवित्र है इसको लिखा जाएगा पौधन इत्र, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से विशेषण चुनिए। अब चुनना है इसमें विशेषण, तो देखिए इसमें विशेषण क्या होगा, जो किसी भी चीज़ की यानी मान लीजिए विशेषता बता रहा है, यानी इसमें से हो जाएगा देखो थोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कमल किस प्रकार का शब्द है, तो देखिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, एक रूढ़ शब्द है। कमल बिल्कुल ईजी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों इसका खंड नहीं हो सकते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा, ये यौगिक होते हैं, मेल से बने हुए शब्द। आगे चलते हैं। उपयुक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं, तो दोस्तों ये बताना है हमने किस टाइप से इसको शुद्ध करेंगे। तो देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ पर उपयुक्त, ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। बांगरू है, तो दोस्तों ये बताना है हमने किस भाषा की ये बोली है, तो बांगरू आ जाएगी आपके यहाँ पर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। बाकी देखिए दोस्तों पूर्वी हिंदी का मैंने आपको बता रखा है, ABC पैटर्न है ये, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बाकी ये सब हमने एक वीडियो में डिस्कस किए हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देखिए घोष में आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वो हो जाएगा आपका घोष वर्ण। इसके अलावा देखिए दोस्तों जो य, र, ल, व ये सभी जो हैं ये क्या हैं, एक प्रकार के घोष वर्ण हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो देखिए दोस्तों स्थाई को बताना है कैसे लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो देखिए संस्कृत की अपभ्रंश हो जाएगी यहाँ पर पाली। अब देखिए दोस्तों इसका एक पूरा पैटर्न है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आती है आपकी संस्कृत, उसके बाद हो गया आपका पाली, इसके बाद आता है पैटर्न में प्राकृत, इसके बाद है दोस्तों अपभ्रंश, उसके बाद आती है आपकी ये अवहट, और लास्ट में होता है आपका हिंदी। ये सब ये पैटर्न दोस्तों कभी कभी पूछ लेते हैं डायरेक्टली आपसे, और सभी को पता ही होगा दोस्तों डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ये है आपकी कौन सी, भारोपीय परिवार की हिंदी एक भाषा है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों देखिए ये जो अवहट मैंने आपको बताया है, इसका एक एग्जाम में यहाँ पर कालखंड भी पूछ लिया था, तो देखिए 900 से 1100 के मध्य का जो काल है, ये अवहट का काल है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और देखते हैं आप, अपभ्रंश का भी आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल ये है दोस्तों 500 से लेकर 1000 ईस्वी तक क्या है, इसे अपभ्रंश का काल माना जाता है। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो सब कुछ जानता है, तो दोस्तों एक शब्द में बताना है उसे क्या बोलेंगे, तो ये बोलेंगे हम यहाँ पर सर्वज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। संख्या सर्व में संधि है, तो दोस्तों देखो इसमें हो जाएगी आपकी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी ये हो जाएगी आपकी यड़ संधि। तो देखिए दोस्तों इसको प्रोनाउंस करोगे तो आप ए इस टाइप के जो भी आएंगे ये हो जाएगा आपका यड़ संधि में। बाकी गुड़ के अंदर आप सभी को पता ही होगा अर, ए, ओ, ये इस टाइप के सभी शब्द किसमें आएंगे, गुड़ संधि में। बाकी विसर्ग में आपको ऐसे वाले साइन मिल जाएंगे बिल्कुल, और ये अयादि में अय, आओ, इस टाइप के जब भी आपको प्रोनाउंसिएशन मिलेगा वो हमेशा क्या होगा, अयादि संधि। आगे चलते हैं। टूट चाप ना ही जुरे रिसाने का अर्थ है, अब इसमें बताना है हमने इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अभिधा को। आगे चलते हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है यहाँ पर किसकी, कबीर दास जी की है ये पंक्तियाँ। आप देखिए दोस्तों कबीर दास जी के बारे में थोड़े से क्वेश्चंस बन जाते हैं, मैं आपको थोड़ा सा कवर करा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों कबीर दास जी से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते रहते हैं। देखिए एक सबसे पहला फैक्ट आप ये नोट कर लीजिए, ये जो थे यहाँ पर निर्गुण संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा देखिए इनसे जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं, देखिए एक डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि वाणी का डिक्टेटर किसको बोला गया है, सभी को पता है वाणी का डिक्टेटर ये है कबीर दास जी, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि किसने बोला है। इस केस में आपका आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ये बोला गया है क्या, कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है इसमें जो है कबीर दास जी के
जो भी उपदेश है इसका संकलन डायरेक्टली पूछ लेंगे, किसमें मिलता है, उपदेशों का संकलन, ये मिल जाएगा आपको गुरु ग्रंथ साहिब में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अलावा देखिए 2 कथन और हैं इनके ऊपर जो बोला गया है। देखो अगर डायरेक्टली आपसे बोल देंगे कि यहाँ पर कबीरदास जी को सधुक्कड़ी किसने बोला गया है, तो ये बोला गया है किसके द्वारा, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। और एक और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो पंचमेल खिचड़ी भी बोला गया है इनको, पंचमेल खिचड़ी ये किसने बोला है पूछेंगे, तो इस केस में आपका आंसर होगा श्याम सुंदर दास जी। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब देखिए इसके अलावा दोस्तों इनके आप सभी को पता होगा कुछ ग्रंथ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक इनका ग्रंथ है दोस्तों बीजक नामक ग्रंथ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका क्या है दोस्तों, इसमें ये देखना है आपको, इसके 3 भाग होते हैं, वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एक है यहाँ पर साखी, इसके अलावा जो दूसरा है दोस्तों वो है यहाँ पर सबद, और जो तीसरा है इसमें वो है आपका रमैनी। ये सभी फैक्ट्स दोस्तों इनके बारे में एकदम पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भ्रमर गीत के रचयिता हैं, तो करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, इसके हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी सूरदास जी। अब देखिए दोस्तों ये जो सूरदास जी हैं इनसे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि सभी को पता होगा श्री कृष्ण के उपासक किसको माना जाता है यहाँ पर, सूरदास जी को। इसके अलावा देखो, और हाँ दोस्तों सॉरी, जो कबीरदास जी वाला क्वेश्चन रह गया, इसमें इनके कभी कभी गुरु का नाम भी पूछ लेते हैं। आप सभी को आई होप पता ही होगा, रामानंद जी थे किनके गुरु, कबीरदास जी के गुरु। अब चलते हैं देखिए सूरदास जी को थोड़ा सा मैं आपको कवर करवा देता हूँ। देखिए सूरदास जी हैं कृष्ण काल के एकदम इंपॉर्टेंट उपासक रहे हैं, ये इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा देखो अगर आपसे ये पूछ लेंगे, इनके एक शिष्य का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो नहीं सॉरी दोस्तों, इनके गुरु का नाम पूछेंगे तो वो है यहाँ पर वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य जी इनके क्या है गुरु का नाम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने रहता है। बाकी इसके अलावा देखो अगर पूछेंगे वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का सम्राट ये भी किसके बोलते हैं यहाँ पर, सूरदास जी को। अब देखिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इनकी कुछ प्रमुख मैं आपको रचनाएं बता देता हूं जो काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं। इनकी रचनाओं में इंपॉर्टेंट जो हैं, एक है यहाँ पर क्या, साहित्य लहरी, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहती है दोस्तों, सूरदास जी के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा देखिए सुरसावली, ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, सुरसावली ये इन्हीं के द्वारा रची गई है। इसके अलावा देखिए अगर नागलीला पूछेंगे, ये रिपीटेड रहती है बिल्कुल, नागलीला के लेखक भी यहाँ पर कौन है, सूरदास जी। इसके अलावा एक नागलीला हो गया, अगर गोवर्धन लीला, दोनों लीलाओं में आपका आंसर सूरदास जी होना चाहिए। इसके अलावा एक है यहाँ पर इनकी सुर पचीसी, ये भी काफ़ी रिपीटेड है। और जो लास्ट काफ़ी बार पूछी जाती है वो उसका नाम है यहाँ पर दोस्तों भ्रमर गीत। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सूरदास जी से 1 नंबर में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं आगे, युयुत्सु। अब दोस्तों ये हमने बताना है जो युयुत्सु लिखा है इसका अर्थ होता क्या है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर युद्ध करने का इच्छुक, इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, युयुत्सु। आगे चलते हैं, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार जो 4 खड़े में कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका यहाँ पर प्रतीप अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे बोला जाता है, बिल्कुल इजी चीज़ें दोस्तों, प्रेषित हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अब आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अधिसूचना का प्रकाशन होता है, तो ये होता है आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी राजपत्र गजट। यानी दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ये वाला प्रैक्टिस सेट होता है। एंड आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। अपना अपना स्कोर भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना।